कैसे हो दोस्तों? आपका स्वागत है मेरे चैनल पंकज सर, जहां पर आप प्रैक्टिकली चीजें सीखते हो इन कॉमर्स। कैसे प्रैक्टिकली काम किया जाता है, कैसे चीजें की जाती हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें सिखाता हूं। तो आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लाया हूं। फॉर्म 35। फॉर्म 35 क्या होता है, क्यों फाइल करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं, और क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम फॉर्म 35 फिल करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या लाऊं, और क्या नई चीज़ें आपके लिए लाऊं, और क्या मैं गलती करता हूं, ये सब चीज़ें मुझे जरूर बताना। तो बिना किसी देरी के चलिए आगे चलते हैं। तो आप इनकम टैक्स लॉगिन कीजिए, उसके बाद ई फाइल पर इनकम टैक्स फॉर्म और फाइल फॉर्म पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको सेकंड थर्ड ऑप्शन पर्सन नॉट डिपेंडेंट, यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ पर आप देखोगे तो फॉर्म 35 मिल जाएगा। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो आप सिंपली सर्च ऑप्शन पर जाइए और और 35 टाइप कीजिए। उसके बाद आपका फॉर्म 35 आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद फाइल नाउ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपका पैन नंबर, सबमिशन मोड और फाइलिंग टाइप और असेसमेंट ईयर, ये सब चीज़ें आ जाएगा। तो अस तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपील हम किसी के भी अगेंस्ट कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आपका इंटीमेशन आया है, इंटीमेशन सीपीसी ने आपकी रिटर्न प्रोसेस की है, अगर आप उससे फेवर नहीं हो तो आप उसके अगेंस्ट में सीआईटी फाइल कर सकते हो। अगर आपकी असेसमेंट कंप्लीट हुई है, अगर आप उसके उससे एग्रीड हो तो उसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर सकते हो। तो मैं असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में सीआईटी फाइल कराऊंगा। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि असेसमेंट होता क्या है, कैसे असेसमेंट होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जब आप रिटर्न फाइल करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग सारी इनकम, अलाउंस, डिडक्शन सब कर लेते हो, बट आपके अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हो, वो एक्चुअल में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वही वेरीफाई करते हैं असेसमेंट में। जिसमें 143 जो रेगुलर असेसमेंट होती है उसमें आपकी आपकी रिटर्न पिक होती है, जिसको स्क्रूटनी बोलते हैं। उसमें पिक होने के बाद असेसिंग ऑफिसर आपसे सारी इंफॉर्मेशन मांगेगा, उसका बेसिस मांगेगा कि आपने ये इनकम क्यों डिडक्शन ली है, क्या 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 एक्चुअल में वो एप्लीकेबल हो उसको लेने के लिए या नहीं। वो आपकी फाइनेंशियल्स और डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस, सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद अपना कंक्लूजन देता है, जिसको हम असेसमेंट ऑर्डर बोलते हैं। तो असेसमेंट ऑर्डर इस तरीके से होता है। आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे मेरे केस में असेसमेंट हुआ था 22-23 का। 22-23 में उसमें आप ऑर्डर देखोगे तो सारी चीज़ें आप देखोगे किस डेट पे रिटर्न फाइल की है, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, और 143(1) कब इशू हुआ था, मींस कब हमारी रिटर्न प्रोसेस हुई थी। उसके बाद किस सेक्शन में हमारा असेसमेंट हुआ है, किस किस डेट पर उसने नोटिस इशू किए थे, और किस डेट पर ऑर्डर पास हुआ है, और उसमें डिन नंबर मैंडेटरी होता है। जब भी अगर डिन नंबर नहीं होगा तो वो ऑर्डर वैलिड ही नहीं माना जाएगा। उसके बाद ये ऑर्डर देखोगे तो सारी चीज़ें जो हम जब असेसमेंट होती है ड्यूरिंग द ईयर, उसमें जो भी हम अपने रिप्लाई देते हैं रिटर्न में, वो सारे उसी ऑर्डर में डाल देता है। तो मैं ऑर्डर दिखा देता हूँ, वो सब चीज़ें हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की होगी, कोई इशू होगा। उसके बाद असिस्मेंट नीचे आओगे तो नीचे देखोगे असेसिंग ऑफिसर अपना कंक्लूजन यहाँ पे डालता है कि मेरा 36 का कुछ डिसअलाउंस था, एडिट बैक किया है उसने 21 करोड़ का। तो वो रीज़न कुछ होगा, वो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद ये हमने लॉस दिखाया होगा जब रिटर्न फाइल की होगी। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने इतना एडिशन कर दिया है। उसके बाद जो उसने कंक्लूज की है, उसके बाद उसने असिस्ट किया है इतना लॉस। तो 158 से 21 करोगे तो 136 करोड़ ही आएगा।
तो उसने हमने 158 किया था, उसमें से उसने बोला कि इतना तुम्हारा डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो उसने ऐड कर दिया तो कम हमारा लॉस कर दिया है कैरी फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर के लिए। तो चलिए फिर से स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पे पूछेगा असिस्मेंट ईयर, तो अभी असिस्मेंट ईयर मैं 22-23 का भर रहा हूँ, असिस्मेंट ईयर 22-23 सेलेक्ट किया। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, फाइल अपील फॉर एन ऑर्डर विदाउट डिन और फाइल अपील फॉर ऑर्डर विथ डिन। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर एक दो डिफरेंस होते हैं। यहाँ पर अगर आप अपील फाइल करते हो तो यहाँ पर वो उसकी डिटेल्स आ जाएगी, आपको मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स ऑटो फीच हो जाएगी। बट आप फाइल अपील फॉर एन विदाउट ऑर्डर ही कीजिए, जिसमें कि आपको डिटेल्स मैनुअली डालने के लिए ही बोलेगा। तो आप यहाँ पे पूछेगा सेक्शन सबसेक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डर किस में पास हुआ था, तो मेरे केस में आप असिस्मेंट ऑर्डर देखोगे तो मेरा ऑर्डर हुआ था 143.3। तो मैं 143 रीड विथ 144, ये आप देखोगे तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो मुझे यही सिलेक्ट करना पड़ेगा 144.3। उसके बाद इसमें डिन नंबर पूछेगा, तो डिन नंबर ये होगा, मैं सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ ऑर्डर पूछेगा, तो डेट ऑफ ऑर्डर 29 मार्च, मैं 29 ऑफ मार्च सिलेक्ट करता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, जो आपके ऑर्डर पर डेट होगी वो आप कीजिए। उसके बाद डेट ऑफ सर्विंग ऑर्डर और सच ऑफ ऑर्डर। इसमें डिफरेंस क्या होता है, जनरली पहले क्या होता था, और जो असेसिंग ऑफिसर होता था वो ऑर्डर पास कर देता था, उसी डेट को वो साइन कर देता था कि इस डेट को मैंने इश्यू किया। बट आपके पास कुछ टाइम में पहुंचता था, जैसे 1 से 2 3 से या 1 हफ्ता, क्योंकि वो कॉरियर या किसी के थ्रू कराते थे तो बहुत टाइम लगता था, तो वो सर्विंग डेट आपसे पूछता है। लेकिन अब इन जनरल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो आपको उसी डेट पर ही सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो मैं सेम डेट डाल देता हूँ, 29 मार्च मैंने ये किया। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद ये नो डेटा मैच पे बोलता है, आपको यस ही करना है। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है और मेक श्योर आपको ये सारे टैब कंप्लीट करने पड़ेंगे, वरना आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। तो वन बाय वन मैं सारे टैब में जाऊंगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, क्या क्या कंसीडर करना है। तो उसके बाद मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाऊंगा। उसके बाद इसमें ये एरर नहीं होता है जनरली, आप सेव करोगे तो सेव नहीं होगा, आपको यहाँ पर डिटेल्स एडिट कर कर डालनी ही पड़ेगी। आपके इनकम टैक्स पर जो भी एड्रेस होगा वही आपको डालना है, वरना आपका इनकम टैक्स पे कोई डिटेल्स नहीं आएगी। सपोज कीजिए आपने अगर कोई एड्रेस चेंज किया है जब फॉर्म 35 फिल करते वक्त, तो आपको कुछ वेट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, या लॉग इन लॉग आउट करके दोबारा करोगे तो उसके बाद फिर से आप फॉर्म फिल करना। उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पोस्ट ऑफिस। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा एरिया एंड देन उसके बाद सेव करूँगा। मेक श्योर आपके एड्रेस ये और जो अभी मैंने एडिट करके दिखाया वो मैच होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, एरर ही दिखाएगा। उसके बाद ये ऐसा ऑप्शन आएगा कंप्लीटेड, जो भी टैब आप कंप्लीट करते जाओगे वहां पर ये कंप्लीटेड ऑप्शन आएगा। उसके बाद ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज फिल्ड, इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप डिटेल्स फिल कर रहे हो, बेसिकली आपने स्टार्टिंग में ही डाल दिया है, बस ये एक नया टॉपिक है, ये नया टॉपिक में समझा देता हूँ इसमें क्या डिटेल्स डालनी होती है। यहाँ पर डालना होता है जो असिस्मेंट ऑर्डर जो अथॉरिटी पास करती है, अभी जिस अथॉरिटी का आप देख सकते हो, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेसलेस असेसमेंट इंडिया, इसने इश्यू किया है। और नीचे भी आओगे तो नीचे भी देखोगे असिस्मेंट यूनिट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये यही डिटेल्स आपको डालनी है। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर असिस्मेंट यूनिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ फेसलेस असिस्मेंट सेंटर, ये डाल दिया। आपको भी यही डालना है, अगर इस फेसलेस से ही होते हैं जनरल सारी असिस्मेंट। उसके बाद सेव कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आएगा पेंडिंग अपील्स। पेंडिंग अपील्स यहाँ पर ये बोलता है अगर आपकी कोई भी एज ऑन पेंडिंग होगी अपील, वो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी बिफोर इन केस ऑफ एप्लीकेंट विथ एनी जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ अपील्स। अगर सपोज कि आपके पास सीआईटी की कोई भी अपील पेंडिंग है एज ऑन डेट, तो आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी पड़ेगी, यस करोगे। उसके बाद यहाँ पर
यहाँ पर किस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया था, किसके किसके बिफोर पेंडिंग है, एक्नॉलेजमेंट, अपील नंबर क्या होगा, डेट ऑफ क्या होगा, और असिस्मेंट ईयर कौन सा होगा, उसके बाद ऑर्डर 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 किस सेक्शन में पास हुआ था और किस डेट पे हुआ था। वो क्लिक करने के बाद आपको सारे सेव कर देना है, बट मेरे केस में कोई भी नहीं है तो मैं नो करूंगा, उसके बाद मैं सेव पर क्लिक करूंगा। और मेक श्योर इसमें एक और चीज़ है, अगर आपकी कोई भी असेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है और उसका ऑर्डर पास हो चुका है तो आपको डिटेल्स उसकी नहीं डालनी है, सिर्फ उसी की डालनी है जो पेंडिंग होगा एज ऑन डेट। उसके बाद अपील डिटेल्स पे जाओगे, अपील डिटेल्स पे आप यहाँ देखोगे जो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वो डिटेल्स मांगता है कि आप किसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर रहे हो। तो इफ अपील्स रिलेटेड एनी असेसमेंट, यस ये असेसमेंट थी, इसी से रिलेटेड मेरी फाइल हुई है। और सेकंड ऑप्शन होता है इफ अपील्स रिलेटेड इज टू पेनल्टी, अगर पेनल्टी से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे प्रेस कीजिए, तो मैं यहाँ प्रेस करता हूँ। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने कितनी इनकम असिस्ट किया, तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। कंक्लूजन में आप जाओगे, कंक्लूजन में देखोगे तो असेसिंग ऑफिसर ने इतनी इनकम असिस्ट किया 136 करोड़। मैं इसकी डिटेल्स डाल देता हूँ, 136 करोड़ 33 14101। उसके बाद टोटल एडिशन ऑफ इनकम, टोटल एडिशन ऑफ इनकम यहाँ पर ये होगा, अगर आपने रिटर्न फाइल करते वक्त अगर आपने इनकम डिस्क्लोज की है तो आपको यहाँ पर टोटल एडिशन डालना होगा। जो मेरे केस में 21 करोड़ है वो यहाँ डालना होगा। अगर आपने लॉस इनकर्ड किया है रिटर्न फाइलिंग करते वक्त तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं डालना, सिंपली जीरो डालना है। मेरे केस में लॉस है तो मैं नीचे डालूंगा। इन केस ऑफ लॉस टोटल डिसअलाउंस इन असेसमेंट, तो टोटल डिसअलाउंस मेरा एक 21 करोड़ 72 लाख 44 मैंने बैलेंस डाल दिया। और इसके में पूछता है अमाउंट ऑफ एडिशन डिसअलाउंस ऑफ लॉस डिस्प्यूटेड इन अपील, तो सेम अमाउंट होगा, इसी पर ही मेरा डिस्प्यूट चल रहा है 424। उसके बाद आपसे पूछेगा अमाउंट डिस्प्यूटेड डिमांड, तो अगर जब असेसमेंट कंप्लीट होता है उसके साथ दो तीन डॉक्यूमेंट साथ में देगा। एक तो देगा आपको डिमांड नोटिस, जिसमें डिमांड नोटिस इशू करेगा कि इतनी डिमांड, अगर आपने इनकम डिस्क्लोज किया है तो उस केस में डिमांड डिमांड आती है। अगर आपने लॉस इंकर्ड किया है, वो लॉस सफिशिएंट नहीं होता है जो आपने किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पे कोई भी डिमांड नोटिस नहीं आएगा, जीरो ही आएगा। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर आपने लॉस इनकर्ड किया था, उसके बाद 21 करोड़, उसके बाद फिर भी लॉस बच रहा है, तो इसमें कोई डिमांड रेज नहीं हुई। अगर आपने इनकम की होगी तो आपके केस में डिमांड रेज हो सकती है। उसके बाद कॉम्पुटेशन सीट, आपने अपने अकॉर्डिंग जो रिटर्न फाइल की होगी उसके अकॉर्डिंग वो जो असेसिंग ऑफिसर ने अपनी कैलकुलेशन की है क्या, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग आप वेरीफाई कर सकते हो आपने जो रिटर्न फाइल की थी उसके अकॉर्डिंग कॉम्पुटेशन उसने सही बनाई है, एडिशन सही किए हैं, या हमने जो इनकम अदर सोर्सेज या लॉसेस सही कैरी फॉरवर्ड किए हैं। मेक श्योर ये आप सब चीज़ें आप अपनी कॉम्पिटिशन से वेरीफाई कर लेना। फिर से मैं आता हूँ, फिर इसमें मेरे केस में जीरो, तो मैं जीरो करूँगा। और इफ़ अपील्स रिलेटेड नो, क्योंकि मेरा असेसमेंट से रिलेटेड था। उसके बाद डिटेल्स ऑफ टैक्सेस पेड्स, तो यहाँ पर पूछता है कि वेदर रिटर्न हैज़ बीन फिल्ड, तो यहाँ पर पूछता है अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट से पहले पहले फाइल किया है या ड्यू डेट तक किया है। यस मेरे केस में किया है, अगर आपके केस में नो है तो नो करना है। उसके बाद उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर पूछेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके पास, आप एक्नॉलेजमेंट नंबर सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। जो आपने रिटर्न फाइल की होगी उसमें एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ होगा, तो वो डिटेल्स डाल देता हूँ। एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसके बाद डेट ऑफ फाइलिंग 17/1/2023। उसके बाद कितना टैक्स पे किया, अभी मेरे पास डिटेल्स नहीं है, टाइम वेस्ट ना करने की वजह से आपको सिखा देता हूँ। उसके बाद अपील असेसमेंट रिलेटेड टू एडवांस टैक्स एज पर दिस नो,
अगर आपके केस में आप कीजिए। उसके बाद एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 95, अगर नॉन रेजिडेंट को आपने टैक्स किया और उस पर डिपॉजिट नहीं किया, उससे रिलेटेड है, नो, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील्स। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स क्या होता है? स्टेटमेंट फैक्ट्स में आप एक सीक्वेंस बताते हो जिसमें एसएससी क्या करता है, जो आपकी एंटिटी क्या करती है, और आपने इस डेट को रिटर्न फाइल की थी, आपकी सीपीसी ने प्रोसेस की, उसके बाद असेसमेंट असेसमेंट में पिक हुआ, उसके बाद हमने नोटिस इशू किए, इसके बाद ये केस ये केस खुला, उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन मांगी, हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी, ये बेसिस दे करके असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया, उसके बाद सारा कंक्लूजन बना के आप ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बना सकते हो। आपने बनाया होगा, मेक श्योर आप वो बना करके आप पीडीएफ जनरेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रेफर, जो भी आप एनेक्सर करना चाहते हो, मैं एनेक्सर ए करता हूँ, रेफर एनेक्सर ए इंक्लोज्ड। उसके बाद पूछता है लिस्ट, उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलाइड अपॉन आएगा, तो आप ऐड डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका जो असेसमेंट ऑर्डर है, सिंपली उसको रेफर कर दीजिए, असेसमेंट ऑर्डर, सेम नाम लिख दीजिए जो असेसमेंट ऑर्डर है, जो ऊपर है वही, एंड देन ऐड। उसके बाद यहाँ पर पूछता है वेदर एनी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस अदर देन एविडेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस बिफोर फील्ड द 46A। तो यहाँ पर बोलता है जो असेसमेंट आपने कंप्लीट आपके बिफोर 46A के अकॉर्डिंग हुई है, उसके अकॉर्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन करना चाहते हो? यस, हम करना चाहते हैं। उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे कि ग्राउंड्स ऑफ अपील्स क्या है। तो ग्राउंड्स ऑफ अपील्स ये होता है आपका जो असेसमेंट कंप्लीट हुआ होगा वो किस बेसिस पे किया था, आप क्या एग्रीव्ड करते हो, किस बेसिस पे एग्रीव्ड करते हो, रीजन क्या है आप एग्रीव्ड कर रहे हो, क्या उसने गलती की है वो एक्सप्लेन करते हो इन लॉ लैंग्वेज। तो मैं सिंपली एनेक्सर बी, आपने बना रखा होगा उसको पीडीएफ जनरेट करके सिंपली आप अटैच कर दीजिए, ऐड, एंड देन उसके बाद सेव पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अपील फाइलिंग डिटेल्स टैब आएगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर पूछेगा वेदर देयर इज डिले इन फाइलिंग ऑफ अपील, नो। तो यहाँ पर डिटेल्स वो पूछता है, आप अपील फाइल करने से पहले आपको अपील फीस पे करनी होगी, जो चालान जनरेट होगा। चालान जनरेट करने के बाद आप वो पेमेंट करोगे 1000 की, उस वो जनरेट करने के बाद आपको मिल जाएगा, उस वो चालान की डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो आर यू डिले इन, नो। उसके बाद यहाँ पर जो चालान मिला होगा उसका बीएसआर कोड, किस डेट पर आपने चालान पे किया था उसकी डेट, 1000, 1000 ही होता है जनरली। और आप एक चीज और देखोगे, नीचे नोटिफिकेशन दे देगा अगर आपने 1000 पर ही क्लिक किया है। चालान अमाउंट कैन नॉट बी लेस देन 100 एंड मोर देन 1000। तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन दे देता है कि आप 1000 ही कीजिए। उसके बाद चालान की डिटेल्स, एंड देन उसके बाद ऐड, इसके बाद चालान डिटेल्स प्रोवाइडेड, यस, सेव पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अटैचमेंट्स, अटैचमेंट्स में ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर पूछता है कॉपी ऑफ ऑर्डर और इंटीमेशन अपील, जिस जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर रहे हो उस ऑर्डर की कॉपी, और कॉपी ऑफ नोटिस, जो आपके कॉपी ऑफ नोटिस था उसके साथ 3 अटैचमेंट्स थे। तो आप कंपटीशन सीट अवॉइड कर सकते हो, बट आपको डिमांड नोटिस अटैच करना पड़ेगा, ताकि चाहे आपका जीरो हो फिर भी आपको डिमांड नोटिस आप अटैच कर दीजिए सेफ साइड के लिए। तो मैं वन बाय वन अटैच कर देता हूँ। तो ऑर्डर, उसके बाद देन उसके बाद आप सेव कीजिए। उसके बाद वेरिफिकेशन फॉर्म,
एंड देन उसके बाद सेव कीजिए। आप उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करके आप प्रीव्यू देख सकते हो कि आपने फॉर्म कैसे फिल किया है। अगर आपको किसी से रिव्यू कराना है, उसके बाद डाउनलोड करा करके आप पीडीएफ जनरेट हो जाएगा, वो पीडीएफ आप किसी से रिव्यू करा सकते हैं। और एक और चीज, आप ये इनकम टैक्स अथॉरिटी पासिंग अपील, आप जब भी आप लॉग इन लॉग आउट करोगे डिटेल्स फिल करने के बाद, मेक श्योर ये डिटेल्स जरूर वेरीफाई करना, क्योंकि ये जब भी आप लॉग इन करके लॉग आउट करोगे, दोबारा फॉर्म पर काम करोगे, तो ये हमेशा आपकी डिटेल्स चेंज कर देगा। तो आप मेक श्योर आप जब भी आप लॉग इन करो, इसको जरूर देखना और चेंज जरूर करना है। उसके बाद फॉर्म जनरेट हो चुका है मेरा, तो फॉर्म जनरेट हो गया, तो फॉर्म आप देख लीजिए, फॉर्म ये बन गया, अंकित देश, उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर, डेट ऑफ ऑर्डर, तो फॉर्म ऐसे जनरेट होगा। तो सारी डिटेल्स आ गई हैं, आप ये एक बार वेरीफाई कर लीजिए। फिर उसके बाद ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करके आप ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करके आपका फॉर्म फिल्ड हो जाएगा, वेरीफाई होगा, डीएससी के थ्रू होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड